हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्नोड्रॉप का 13 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि चैंग सू पर गोली चलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि ताइल ही होता है। और यहाँ पर चैंग सू का सबसे करीबी आदमी ब्योम सू भी ताइल के लिए ही काम कर रहा था, क्योंकि ताइल ने उसे पार्टी में सीट दिलवाने का वादा किया होता है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर चीफ एजेंट्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहीं सोहू जीसू को लेकर ऊपर पहुँचता है और जीहुन से कुछ टॉर्च रेडी करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके हिसाब से टीम आज ही हॉस्टल पर अटैक करने वाली है और अटैक करने से पहले वो लोग पावर कट करेंगे। यहाँ पर जो फिर से सोहू को बुरा भला कहने लगता है कि उसने एनएसपी के डायरेक्टर की बेटी के साथ रोमांस करने के लिए अपनी कंट्री से गद्दारी कर दी, अब तो उसे मरना ही होगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बुन इनकी बातें सुन रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि जीसू एनएसपी के डायरेक्टर की बेटी है। अब बुन अपने रूम में जाती है और अपना दिमाग चलाने लग जाती है कि टीम के अटैक करने से पहले उसे अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना होगा। वो यहाँ पर जीसू को यूज़ करने का सोचती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ताइल कैंप में पहुँचता है और चीफ से पूछता है कि क्या चैंग सू बच पाएगा या नहीं। चीफ बताते हैं कि कोरिया के बेस्ट सर्जन से उनकी सर्जरी होने वाली है, तो शायद वो बच जाएं। ये बात सुनकर ताइल को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। वो मुंह बनाने लग जाता है, जिससे चीफ को उस पर थोड़ा सा शक हो जाता है और चीफ ताइल से सवाल करने लग जाते हैं कि आखिर चैंग सू को गोली लगी कैसे। ताइल गुस्सा हो जाता है और चीफ को पकड़कर कहता है कि चैंग सू को गोली सोहू ने मारी है। चीफ डर जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं ये बात रिपोर्टर्स को बता देता हूँ। चीफ के जाने के बाद ताइल सोचता है कि अगर चैंग सू बच गया तो लोग समझेंगे कि उन जासूसों से स्टूडेंट्स को बचाते वक्त चैंग सू को गोली लगी और इस तरह से चैंग सू पब्लिक की नज़र में हीरो बन जाएगा। ये बात रियलाइज होते ही ताइल को समझ आता है कि उसने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर चैंग सू की वाइफ को फ़ोन करके उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि चैंग सू को गोली लगी है। वहीं दूसरी तरफ डॉर्मेट्री में लड़कियां न्यूज़ देख रही थीं, जिसमें बताया जाता है कि एनएसपी के डायरेक्टर को गोली लगी है और उन पर शूट करने वाला डॉर्मेट्री का ही एक जासूस है। ली ये न्यूज़ देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। डायरेक्टर उससे पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ली बताता है कि जीसू अपने पिता को कन्विंस करने में नाकामयाब हो गई थी और चैंग सू अपनी बेटी को बचाने के लिए पार्टी के रास्ते में आ रहे थे, इसलिए पार्टी ने चैंग सू को रास्ते से हटाने की कोशिश की है। ली की यह बात सुनकर डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि जब एनएसपी के डायरेक्टर सेफ नहीं हैं तो कुछ स्टूडेंट्स कैसे सेफ हो सकते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है सोहू की तरफ, जो कि जीसू को उसके रूम में लेकर जाता है। फायरिंग की वजह से जीसू काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। सोहू उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक है, कोई हर्ट नहीं हुआ है। वहीं हम दूसरी तरफ ताइल को प्रेसिडेंट से बात करते हुए देख पाते हैं। प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे कि एक जासूस उनके राइट हैंड पर कैसे हमला कर सकता है। गुस्से में आकर प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं हॉस्टल पर अटैक करके सभी जासूसों को मारने का। फ़ोन हैंगअप करने के बाद ताइल मन ही मन में कहता है, राइट हैंड, चैंग सू कब से इनका राइट हैंड बन गया, और इन्होंने तो मेरे साथ ओलंपिक गेम देखने को कहा था। अब ताइल चीफ को ऑर्डर देते हैं एक टीम रेडी करने के लिए, क्योंकि वो आज रात ही उन जासूसों का खात्मा करने वाला है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सोहू, ली, डायरेक्टर और सुजिन ये सभी मिलकर न्यूज़ देख रहे थे। सोहू कहता है, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। सुजिन बताती है, ये ज़रूर ताइल का काम है। वो बहुत पहले से ही चैंग सू को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। आगे न्यूज़ में दिखाया जाता है कि चीफ बता रहे थे कि आज ही इस मसले का हल निकाला जाएगा। उन जासूसों ने डायरेक्टर पर हमला किया और इसके लिए उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। न्यूज़ में चीफ की बातें सुनकर सोहू कहता है, इसका मतलब आज रात ही ये लोग इस होस्टेज सिचुएशन को ख़त्म करने वाले हैं। सोहू कहता है, हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अब ये अटैक वाली खबर सुनते ही सारी की सारी लड़कियां पैनिक करने लग जाती हैं। वहीं जंगमिन, हायरयोंग और यूनसेओल अपने रूम में पहुंचती हैं मास्क और टॉर्च वगैरह लेने के लिए। इन तीनों को इतना पैनिक करते हुए देखकर जीसू पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, और यहाँ पर उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि उसके पिता को गोली लगी है। जीसू भागते हुए जाती है और टीवी ऑन करके इस बात को कंफर्म करती है
और तभी यहाँ पर पावर कट भी हो जाता है। पावर कट होने के बाद डॉर्मेट्री में अफरा तफरी मच जाती है, जिस बीच सोहू आकर जीसू को संभालता है। तभी यहाँ पर जीसू की दोस्त भी आ जाती हैं और जीसू को अपने साथ लाइब्रेरी में ले जाती हैं। दूसरी तरफ अब हम देख पाते हैं कि सोहू, सुजिन और ली ने मिलकर कोई प्लान बनाया था, जिसके कामयाब होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम थे। वहीं हम हॉस्टल के बाहर देख पाते हैं कि टाइल टीम के साथ तैयार था। वो टीम से कहता है कि हमें सभी जासूसों को मारना है और उन्हें भी जो कि उनकी हेल्प कर रहे हैं, और हमें डॉक्टर सुजिन को भी रेस्क्यू करना है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां लाइब्रेरी में पहुंच गई थीं। तभी किम बताती हैं कि यिन सेओल, गांग ताe, हायरयोंग और उसका बॉयफ्रेंड गायब हैं। डायरेक्टर लड़कियों को किम के भरोसे पर छोड़कर उन चारों को ढूंढने चली जाती हैं। सीन अब शिफ्ट होता है जीहुन की तरफ। वो जो को ऊपर की तरफ लेकर आ रहा था, तभी जो उस पर हमला कर देता है, लेकिन सोहू वक्त पर पहुंचकर सिचुएशन संभाल लेता है और जीहुन से कहता है कि अगर अगली बार इसने तुम्हें मारा तो इसे शूट करने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांग ताe, यिन सेओल, हायरयोंग और उसका बॉयफ्रेंड ये चारों वॉशरूम की एक विंडो से भागने वाली थी, लेकिन तभी उस विंडो के थ्रू बैकअप टीम अंदर आ जाती है। वो इन चारों को शूट करके इन्हें मारने ही वाली थी कि तभी सोहू इनके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर पहुँच जाता है और इन्हें बचाकर वापस ऊपर ले आता है। अब टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तभी अचानक से इन्हें सुजिन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इनसे हेल्प मांग रही थी। ताइल सुजिन को उसके सामने आने के लिए बोलता है। सुजिन सामने आती है। तब हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि सुजिन ने डायनामाइट जैकेट पहन रखा था। यहाँ पर ली और सोहू भी सामने आते हैं और ताइल से कहते हैं कि अगर उन्होंने इस ऑपरेशन को यहीं पर नहीं रोका तो सुजिन की जान की कोई भी गारंटी नहीं है। नाम ताइल सुजिन को ऐसे देखकर ना चाहते हुए भी इस मिशन को यहीं पर रोक देता है, क्योंकि उसके लिए सुजिन की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। तो यही था सुजिन का प्लान, जो कि कामयाब होता है। अब सीन शिफ्ट होता है चैंगसू की तरफ, जिनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। यहाँ पर चैंगसू की वाइफ बेयोमसू से सवाल करती हैं कि आखिर चैंगसू पर गोली किसने चलाई, क्योंकि उन जासूसों में इतनी हिम्मत तो नहीं है और नॉट भी उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर कभी नहीं देगा। बेयोमसू चैंगसू की वाइफ से झूठ बोल देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सीन अब शिफ्ट होता है हाना की तरफ, जो कि उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनी हुई थी जिसमें चैंगसू थे। वो ली को इन्फॉर्म करके बताती है कि चैंगसू बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें होश नहीं आया है। ये खबर सुनकर सुजिन कहती है जब तक चैंगसू वापस नहीं आ जाते ताइल पूरी कोशिश करेगा इस सिचुएशन को जल्द से जल्द रफा दफा करने की। ली कहता है हमें जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना होगा जिससे हम सभी को बचा सकें। तभी यहाँ पर सुजिन कहती है कि अगर किसी तरह से वो $300 मिलियन हमारे हाथ लग जाएं तो हम खुद रिमताई से डील कर सकते हैं, जिससे सभी की जान बच जाएगी। ली कहता है ठीक है, पर हमें वो पैसे मिलेंगे कैसे? सुजिन कहती है मुझे बाहर जाना होगा उन पैसों को बाहर लाने के लिए। ली कहता है कि इस टाइम पर उन पैसों का मालिक चीफ है, तो वो चीफ से उन पैसों को कैसे लाएगी? सुजिन बताती है कि चीफ की वाइफ से उससे काफ़ी अच्छी बनती है और तो और उसके साथ ताइल है, तो वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेगी उन पैसों को हथियाने का। सुजिन की ये सारी बातें सुनकर ली सोहू को अपने साथ ले जाता है उससे अकेले में बात करने के लिए। ली सोहू से कहता है कि सुजिन ने जब डायनामाइट वाला प्लान बताया था तभी मुझे समझ में आ गया था कि वो सिर्फ यहाँ से निकलना चाहती है। सोहू कहता है कि अगर उसे जाना ही होता तो वो ताइल के साथ चली गई होती, उसने हमारी हेल्प की और अब तुम उस पर ही शक कर रहे हो। ली कहता है ठीक है, उस पर यकीन कर लेते हैं, पर इतने सारे पैसे वो लाएगी कैसे? सोहू कहता है कि तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ली कहता है चलो ये भी मान लेते हैं कि सुजिन उन पैसों को हासिल कर लेगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो उन पैसों को लेकर वापस यहाँ पर आएगी? और अगर हमने इस टाइम पर सुजिन को जाने दिया तो ताइल को मौका मिल जाएगा और वो बिल्डिंग में ब्लास्ट करके सभी को मार डालेगा, क्योंकि वो इस समय पर सिर्फ और सिर्फ सुजिन की वजह से ही रुका हुआ है। सोहू कहता है कि सुजिन को बाहर भेजने के अलावा उनके पास कोई बेटर प्लान नहीं है, तो हमें ना चाहते हुए भी इसी प्लान को फॉलो करना होगा और ताइल को बिल्डिंग उड़ाने से ही हम रोकेंगे, चैंगसू की वाइफ को ये बताकर कि चैंगसू पर गोली चलाने वाला ताइल था।
ली फौरन से हाना को कांटेक्ट करके जल्द से जल्द चैंग सू की वाइफ को ये बात बताने को बोलता है। सीन अब शिफ्ट होता है हाना की तरफ। हम देखते हैं कि हाना चैंग सू की वाइफ को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद चैंग सू की वाइफ फौरन से कैंप की तरफ निकल जाती हैं ताइल का सामना करने। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सुजिन बाहर जाने के लिए रेडी थी। सोहू यहाँ पर सुजिन से कहता है कि उसे वापस आना ही होगा उन सभी को बचाने के लिए। इस पर सुजिन कहती है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं वापस आऊँगी या नहीं, फिर तो तुम मुझे कोई वजह दो वापस लौटने की, जैसे कि मुझसे वादा करो कि जब मैं पैसे लेके वापस लौटूंगी तो तुम मेरे साथ किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाओगे। जाहिर सी बात है सोहू जीसू को लाइक करता था, तो वो सुजिन से ये वादा कैसे कर सकता है। वो इस बात को यहीं पर टाल देता है। सुजिन उससे कहती है इस बारे में सोचना ज़रूर। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि चैंग सू की वाइफ कैंप में पहुंच गई होती है और उन्होंने ताइल की वाइफ को भी यहाँ पर बुलाया हुआ था। चैंग सू की वाइफ यहाँ पर इन दोनों को धमकी देती हैं कि वो जा रही हैं प्रेसिडेंट की वाइफ को बताने कि ताइल ने चैंग सू को मारने की कोशिश की है। इस पर ताइल कहता है जाओ बता दो, इलेक्शन में सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं और इस समय पर उनके लिए सबसे ज़रूरी इलेक्शन है, ना कि ये जानना कि चैंग सू पर किसने हमला किया। चैंग सू की वाइफ ये कहकर चली जाती हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये बात पता चलने के बाद क्या वो इलेक्शन के बाद तुम्हें अपनी साइड पर रखेंगे। इस बात से ताइल की वाइफ काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है और चैंग सू की वाइफ पर हमला करने वाली थी, लेकिन ताइल उन्हें रोक लेता है। और तभी यहाँ पर सुजिन की कॉल आती है जिसे ताइल रिसीव करता है। सुजिन उसे बताती है कि उसने उन जासूसों को इंजेक्शन देकर अनकॉन्शियस कर दिया है, अब वो क्या करे। ताइल कहता है घबराओ मत, मैं अभी एक टीम भेजता हूँ तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि सुजिन जाने से पहले सोहू से प्रॉमिस करने को कहती है कि जब वो वापस आएगी तो वो उसके साथ चलेगा। सोहू कोई जवाब नहीं देता। इस पर सुजिन कहती है तुम्हारा जवाब जानने के लिए अब तो मुझे वापस आना ही होगा। अब ताइल चुपके से अपनी टीम के साथ जाता है और सुजिन को डॉर्मेट्री से बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सुजिन के जाते ही ली चुपके से हाना को बता देता है कि सुजिन भी एक जासूस है और वो सुजिन पर नज़र रखने को कहता है। अब अगले ही पल हाना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुजिन के घर पहुंच जाती है। तभी ये दोनों भी घर पर आ जाते हैं और हाना बेड के नीचे छुप जाती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन चीफ की वाइफ चीफ को स्कीम के पैसे निकालकर कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहती हैं। चीफ कहते हैं हम वो पैसे नहीं निकाल सकते, वो पैसे स्कीम के हैं जिसे इलेक्शन के बाद नॉर्थ को देना है। चीफ की वाइफ कहती हैं कि हमारे पास अभी 6 दिन है, तब तक हम पैसे डबल कर लेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है ताइल की तरफ। वो प्रेसिडेंट के सामने अपनी सफाई दे रहा था कि कल रात ही उसने उन जासूसों का काम तमाम क्यों नहीं कर दिया। ताइल प्रेसिडेंट को बताता है कि इस मसले को एक ही बार में ख़त्म किया जा सकता है, बिल्डिंग में ब्लास्ट करके, जिससे सभी मारे जाएंगे और मसला हल हो जाएगा। तो वो ऐसा करे या नहीं। प्रेसिडेंट उसके सवाल का कोई जवाब न देकर उसे ब्रेकफास्ट के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सुजिन की तरफ। हम देख पाते हैं कि उसने अपने घर में एक सीक्रेट रूम बना रखा था जिसमें ताइल की पूरी इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पर उस ज्योतिषी की भी तस्वीर लगी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि ये ज्योतिषी भी नॉर्थ का है, जो कि जंग के वक्त अपने परिवार से बिछड़ गया था और तब से साउथ में है। सुजिन अब उसी ज्योतिषी के पास जाती है और उसे उसकी माँ की तस्वीर दिखाते हुए बताती है कि उसकी माँ उससे मिलना चाहती हैं। ज्योतिषी कहता है इसके लिए मुझे क्या करना होगा और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम चीफ की वाइफ को ज्योतिषी के पास देख पाते हैं। ज्योतिषी उन्हें बताता है कि बहुत जल्द कोई बहुत ही खास इंसान उससे मिलने आएगा जो कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। अब चीफ की वाइफ वापस घर पहुंचती हैं जहां पर एक कस्टमर आई हुई थी जिसका नाम ऐना होता है। ऐना जब कपड़े डिलीवर करने के लिए अपना कार्ड देती है तो चीफ की वाइफ उसका कार्ड देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि ऐना एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी ABK की फंड मैनेजर होती है। चीफ की वाइफ को इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर ऐना उससे इन्वेस्टमेंट की बातें करने लग जाती है और बताती है कि वो अपनी कंपनी के लिए एक इन्वेस्टर ढूंढ रही है। यहाँ पर चीफ की वाइफ ऐना के साथ तुरंत हाथ मिलाकर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि चैंग सू को होश आ गया था, लेकिन वो और उनकी वाइफ ने
मिलकर अभी तक सबसे ये बात छुपा रखी थी ताकि ताइल को इस बारे में पता ना चल सके। अब अगली सीन में हम सुजिन को देख पाते हैं जो कि ताइल के पास कॉल करके उसके साथ एक ट्रिप प्लान करती है और टिकट बुक करने के बहाने से उसका पासपोर्ट नंबर हासिल कर लेती है। इसके बाद फिर सुजिन टोक्यो के एक बैंक में एक सीक्रेट अकाउंट भी ओपन कराती है, खुद को ताइल की वाइफ बताकर। हाना ने सुजिन के घर में एक डिवाइस लगा रखा था जिससे वो सुजिन की सारी बातें सुनकर ली को इन्फॉर्म करती है। ली कहता है अगर सुजिन भागने की कोशिश करेगी तो तुम उसे एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लेना। हाना कहती है मैं उसे कैसे अरेस्ट कर सकती हूँ, एजेंसी खुद मेरे पीछे पड़ी हुई है। ली कहता है तुम्हें उसे अरेस्ट करना ही होगा और पैसे यहाँ लाने होंगे ताकि हम स्टूडेंट को बचाकर सोहू के साथ सभी जासूसों को अरेस्ट कर सकें। ये कहकर ली जैसे ही पीछे पलटता है तो सोहू उस पर अटैक कर देता है। मतलब ली सोहू को धोखा दे रहा था। बेचारे सोहू का भरोसा न जाने कितनी बार और टूटेगा। सोहू ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।